लैब असिस्टेंट वैकेंसी के अंदर हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर किसी भी विद्यार्थी के 12th में ज्योग्राफी सब्जेक्ट हैं तो उसके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। कहते हैं ना कि सर मुझे मैथ नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती। भाई तुझे कुछ नहीं पढ़ना, केवल जीके पढ़ के नौकरी लो। अच्छा, दूसरी बात, जिसके 12th में ज्योग्राफी सब्जेक्ट हैं केवल वही इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म लगा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर लैब असिस्टेंट वैकेंसी आ चुकी है, जिसका एग्ज़ाम दे रखा है आपके 2 से 4 नवंबर 2025 को। और लैब असिस्टेंट 2022 के अंदर वैकेंसी हुई थी और 22 के बाद दोबारा 2025 में होने जा रही है। 2022 के अंदर काफ़ी विद्यार्थियों को पता नहीं था इस वैकेंसी का। अब 2025 में आपको दोबारा मौका दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया लेवल की नौकरी होती है। इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और पेपर 1 100 नंबर का राजस्थान जीके, और पेपर 2 के अंदर आपके ज्योग्राफी होती है, वुमेन ज्योग्राफी, जो 200 नंबर की होती है। बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। तो आज कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, अपने सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी के अंदर कितने टॉपिक आएंगे, कितने नंबर का आएगा, कंप्लीटली मेरे साथ हमारे खास और अजीज मित्र सौरभ सर हैं, जो ज्योग्राफी एक्सपर्ट हैं। और ज्योग्राफी के अंदर आपको कहते हैं ना कि ज्योग्राफी पढ़ना नहीं है, एक ऐसा एहसास हो जाएगा आपको कि आप एक भूगोलवेत्ता हैं और ज्योग्राफी को पढ़ना नहीं, समझा जा सकता है। बिल्कुल डायग्राम के साथ इतना लहजे से समझाते सर। तो आज कंप्लीटली सौरभ सर हैं, वो आपके साथ सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सर, ज्योग्राफी की बहुत बढ़िया पद आ रखे हैं जी सर। और बच्चों को क्या मोटिवेट है इस बार? सर वो कहते हैं ना, बच्चों जैसे आपने कहा कि नौकरी मिलती नहीं है, नौकरी लेनी पड़ती है और लेने का बहुत अच्छा अवसर आ रखा है। जैसा कि आपने कहा कि सर मैथ्स नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, इसमें तकलीफ है, उसमें तकलीफ है, तो सारे तकलीफें साइड में, सिर्फ जीके पढ़ो, रामबाण इलाज है। इस साल अगले साल आपको नौकरी पक्की मिल जाएगी। हाँ, कुछ शर्तें हैं जो पूरी करनी पड़ेगी। बेसिक शर्त 12वीं में भूगोल होना चाहिए, वो एक बेसिक शर्त है। बाकी सिलेबस में अभी आपको बता दूंगा। वास्तव में ये नौकरी बहुत ही शानदार है। तो आप एक बार कंप्लीट सिलेबस समझिएगा और इसके बाद आप तैयारी में लग जाएगा। थैंक यू सौरभ सर, आपके साथ कंटिन्यू। सर थैंक यू सर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि सर ने कहा कि नौकरी के लिए आपको जो प्रयासरत रहना है, कई सालों से आप कर भी रहे हैं, बट ऐसे पद ऐसे पिछली बार जब आए लोगों को पता ही नहीं चला कब भर्ती आई कब निकल गई। बट इस बार अच्छा मौका है, सिलेबस कॉन्क्रीट है, अर्थात जीके पढ़ के आप ये पेपर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जल्दी से पॉइंट पे आता हूं कि करना क्या है। पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि अभी हमारा पशु परिचर की भर्ती में जो कोर्स गया था वो बड़ा हिट रहा है। आपको इसकी जानकारी हमारे सारथी डोज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ अब लैब असिस्टेंट के लिए हम लोग जो कुछ भी मटेरियल लाने वाले हैं वो सभी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। साथ ही साथ हमारा जो ऑनलाइन ऐप है वो ऑनलाइन सारथी के नाम से है, प्ले स्टोर पर जाकर आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के पुराने पेपर्स और मटेरियल वो आपको यहां पर मिल जाएगा, ये भी आप जरूर डाउनलोड करें। तो दोस्तों, आता हूं मैं सिलेबस के ऊपर। दोस्तों, ये सिलेबस जो है हमारे पास 2 पार्ट में है। इसका पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए सिंपली राजस्थान जीके है और कुछ नहीं, 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। पार्ट बी थोड़ा सा ट्रिकी है, हालांकि क्वेश्चन कर सकते हैं। पिछले साल का पेपर देखिएगा, नॉर्मल अगर ज्योग्राफी का आप सरफेस से भी पढ़ के जाओ तो ये पेपर आप निकाल सकते हो। पार्ट बी है कंप्लीट ज्योग्राफी। हालांकि इसके लिए 11th 12th में जब आप आर्ट्स लेते हो, उसके लिए अगर आपका भूगोल सब्जेक्ट है तभी आप ये एग्जाम देने में सक्षम हो, है ना। तो वो वाला थोड़ा जो पोर्शन है वो थोड़ा लंबा चौड़ा है, उसी को हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। टोटल पार्ट बी के 200 सवाल आएंगे, है ना। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। नवंबर में भर्ती है, समय है हमारे पास, कर सकते हैं अपन आराम से। पार्ट ए में देखिए, इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत, कुल मिला के राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जो हमारे कंप्लीट टॉपिक आज तक आप पढ़ते आए हो, चाहे आपने सीईटी का एग्जाम दिया है, आपने दूसरे कोई एग्जाम दिए है, आर्ट कल्चर हिस्ट्री वहां पे कॉमन है, वही सारे सब्जेक्ट यहां पर आएंगे आपको। फिर दूसरा जो पोर्शन है इसका पार्ट ए में ही, वो है राजस्थान ज्योग्राफी का। ये भी कंप्लीट है, वैसे भी ज्योग्राफी का पेपर है राजस्थान ज्योग्राफी, तो आपको वैसे भी पढ़ के जानी पड़ेगी। इसमें कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी है। तो पार्ट ए में बस इतना ही है, इसी के 100 सवाल आएंगे। 50 आपके आर्ट कल्चर हिस्ट्री के हो जाएंगे, 50 यहां से हो जाएंगे, कुल मिला के 100 सवाल। आइए सीधा पार्ट बी पर।
देखिए दोस्तों, जब भी भूगोल पढ़ते हैं ना, उसके कुछ पार्ट होते हैं। जैसे आप पढ़ोगे तो एक आता है भूगोल का इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन में भूगोल की जो थ्योरीज हैं, प्रचलित जो मान्यताएं हैं, वो थ्योरीज के बारे में डिस्कशन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भौतिक भूगोल क्या है। भौतिक भूगोल में पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की उत्पत्ति, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, इन सब की संरचनाएं। फिर एक आता है मानव भूगोल, एक आता है आर्थिक भूगोल। तो आप मान के चलो कि ये कंप्लीट सिलेबस हमें पढ़ना पड़ेगा। मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप चिंता मत करो उसकी। मैं आपको लाके दूंगा सारी चीजें, मैं आपके लिए पूरा लेक्चर तैयार करूंगा, आपको सिर्फ उसको पढ़ना है और उस लाइन पे चलना है जो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक इसमें है वो टॉपिक है भूगोल एक समकालिक विषय के रूप में। भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल का महत्व। बेसिकली ये फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल किससे संबंधित है? जैसा मैंने बताया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जलमंडल, चट्टानों के प्रकार, वायुमंडल, समुद्र की जल धाराएं, ये सब चीजें इसमें आती है। तो पहले तो इसमें क्या है, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है जिसमें कुछ थ्योरीज है, टाइप्स ऑफ भूगोल, टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी इसमें आता है। सेकंड देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसमें क्या है, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति जो कई कालों में और कई युगों में बटा हुआ है। ये पूरा एक टाइम पीरियड है, जैसे कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल है ना, मेसोजोइक, पैलियोजोइक, है ना, ये सब एराज हैं, जुरासिक काल, ये सब मिला के एक पृथ्वी की उत्पत्ति का एक टॉपिक बनता है, उसको हम बात करेंगे। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई बार आपने पढ़ के गए होंगे, सियाल, सीमा, निफे, है ना, ये जो पहले मत चलता था। फिर आधुनिक मत के हिसाब से चलें तो आप इसमें क्या पढ़ सकते हैं, आपको मिलेगा पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपर पट्टी है, उसके अंदर जाएंगे तो मेंटल है, मेंटल के अंदर जाएंगे तो कोर है, कोर दो भागों में बटा हुआ है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। ये सारी चीजें यहीं पर आएंगी, है ना। इसमें से अच्छा क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत सिंपल सी ट्रिक्स हैं जिनसे आप याद कर सकते हो। इन परतों के बीच में जो भी गैप्स आते हैं ना, संक्रमण क्षेत्र आते हैं, उसको आप याद कर सकते हो आराम से। फिर देखिए, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। इसमें हमको देखना पड़ेगा हमारे पास कौन कौन से 7 महाद्वीप और बड़े महासागर है। फिर देखिए, चट्टानों के प्रकार। मूल रूप से आपने 3 प्रकार की चट्टानें देखी हुई हैं। कौन सी? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। अब मोस्टली जो पिछले पेपर में सवाल आए थे तो वो उसके टाइप्स पे आए थे कि भाई आपको पूछ लिया ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है, तो आपको चुनना पड़ेगा कि आग्नेय, अवसादी, कायांतरित में से कौन सी चट्टान है, ये इसमें आएगा। फिर देखिए, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जैसे कि हवा और पानी, ये जब चलते हैं तब पृथ्वी पर कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। साथ ही साथ प्लेटों की, टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर के कारण भी पर्वत, पठार, मैदान, इन सब का निर्माण हुआ है। नदियों के बहने से, हवाओं के चलने से कई प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण हुआ है, वो सब इसमें आएगा। जैसे अब इसमें आ जाएगा, जैसे स्थल रूप में पर्वत, पठार आ जाएंगे, है ना, विभिन्न प्रकार के मैदान आ जाएंगे, ये सब इसमें आएगा। फिर देखिए, वायुमंडल का संगठन, आपको पता ही है, वायुमंडल की परतें प्लस वायु के अंदर जो गैसों का कंपोजिशन है, उसके अंदर आर्द्रता है, उसका क्या असर होता है, प्लस हमारी जो ये वायुमंडल की परतें हैं, क्या आप जानते हो कि वायुमंडल की जो परतें हैं, इनको हमने टेम्परेचर के आधार पर बांटा हुआ है। जैसे सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल, हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है ना। फिर समताप मंडल, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं। ऐसे ही फिर ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल आते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। फिर देखिए, सूर्य का तप, ऊष्मा संतुलन और ताप का वितरण। सूर्य से जो प्रकाश आता है दोस्तों, वो भी अलग अलग टाइप्स का प्रकार आता है। जैसे उसमें से विकिरण भी आता है, सूर्य का विकिरण जो रेडिएशन कहते हैं। अलग अलग तरंग दैर्ध्य पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। उसमें श्वेत प्रकाश भी है ना, जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। उसमें हमें अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी विकिरण भी मिलते हैं और अवरक्त विकिरण भी मिलते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये सब हम यहां पे पढ़ेंगे। वायुदाब और वायुमंडलीय परिसंचरण, सबसे फेवरेट टॉपिक है ये मेरा, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने और पढ़ाने दोनों के अंदर। दोस्तों, वायुदाब और वायुमंडलीय परिसंचरण के अंदर आपको वो आपने एक डायग्राम सा देखा होगा जिसमें आड़े टेढ़े तीर के निशान बने हुए होते हैं, है ना, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी पवनें हैं जो हमारी सनातन या ग्लोबल विंड्स कहलाती हैं। सुना होगा आपने कि इसके अंदर 3 प्रकार की पवनें आती हैं, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। ये किस प्रकार से पूरा काम करता है, पृथ्वी पर कहां पर हमेशा उच्च वायुदाब की परिस्थितियां रहती है, कहां पर निम्न वायुदाब की परिस्थितियां रहती है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध कैसे बनते हैं, ये सब हम यहां पे करेंगे। फिर देखिए, वायुमंडल में जल का वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और प्रकार और वितरण। वर्षा होने के लिए संघनन का होना आवश्यक है। जब जल वाष्प पानी की बूंद बनती है तो उसे हम संघनन कहते हैं। ये काम कैसे होता है, ये हम यहां करेंगे। विश्व की जलवायु का वर्गीकरण, है ना, कोपेन ने जलवायु का व्यक्तिगत वर्गीकरण किया था, है ना। व्यक्तिगत वर्गीकरण के लिए उसने बकायदा एक शब्दावली बनाई थी। अगर अपन शब्दावली समझ लें,
इजी वे में ये वर्गीकरण समझ में आ जाएगा कि कोपेन ने कहा कि मैं अगर कभी लिख दूं बी, कैपिटल बी, इसका मतलब है कि ये शुष्क जगह है। कभी मैं लिख दूं कैपिटल डब्ल्यू, यानी कि ये मरुस्थल है। छोटा डब्ल्यू, इसका मतलब है शुष्क शीत। एच लिख दूं, इसका मतलब है हॉटनेस। इसी से सारा ये खेल है, ये बन जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जल चक्र और समुद्री उच्च आवाज, है ना, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। समुद्र में भी क्या होता है दोस्तों, एक तो होती है जो सरफेस पे चलती है, उनको हम लहरें बोलते हैं, वेव्स, और समुद्र के नीचे जो चलती है उन्हें जल धाराएं बोलते हैं। ये सब कैसे होता है ये हम इसमें पढ़ेंगे। तापमान, लवणता का वितरण, महासागरीय तरंगे, है ना, यानी कि ओशनिक वेव्स, ज्वार भाटा और धाराएं, ये सब अलग अलग चीजें। देखो जैसे मैंने बताया वेव यानी कि तरंग, तरंग हमेशा जो है ये सरफेस पे चलती है। हवाएं बहती है ना, तो पानी जो आपको वो समुद्र का हिलता हुआ दिखता है वो इस वजह से होता है। जबकि ज्वार भाटा, गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र का जल जो है कभी एकदम कहां पर आ जाता है, आपके किनारों का अंदर घुस जाता है। ज्वार कभी पीछे चला जाता है, दैट वो भाटा, हाई टाइड, लो टाइड, ये हम इसमें करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी समुद्र की जलधाराएं हैं। अब जलधाराओं में बहुत जबरदस्त इसमें मजा आता है आपको। बहुत सारी जलधाराएं आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। कैलिफोर्निया की जलधारा मिलेगी आपको, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, लेब्राडोर, बहुत सारी जलधाराएं आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, है ना, वो यहां पे आएगा। उसके बाद देखिए बायोस्फीयर, इकोलॉजिकल सिस्टम, बायोम्स, है ना, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कुछ नहीं है, ये जैव मंडल की बात हो रही है। यहाँ पे हमारे चारों तरफ जो जैव मंडल है ना, जहां पर हमारा, आप देखो आपने स्थल मंडल पढ़ लिया, वायुमंडल पढ़ लिया, जल मंडल पढ़ लिया, जहां तीनों मंडल मिलेंगे वही तो हमारा बायोस्फीयर है, जैव मंडल है। जैव मंडल किस प्रकार से परफॉर्म करता है, उसमें कौन कौन सी साइकिल, चक्र होते हैं, जैसे जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ये सारे चक्र हमको पढ़ने पड़ेंगे। फिर देखिए जैव विविधता एवं संरक्षण, ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक है दोस्तों। ये टॉपिक आप पढ़ के जाओ, आपको हर एग्जाम में मदद मिलेगी। जैव विविधता, फ्लोरा और फौना, है ना, इसके अंतर्गत हमें जैव विविधता के हॉटस्पॉट, रामसर साइट यानी कि रामसर कन्वेंशन पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हमें बाघ परियोजनाएं पढ़नी पड़ेंगी, राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, ये सब जो चीजें हैं ये सब इसी के अंतर्गत आती है। फिर देखिए यहां तक ये हो गया अपना पूरा भौतिक भूगोल का मामला। फिर यहां से आता है देखो अपना भारत, भारत की स्थिति, विस्तार और पड़ोसी देश, आराम से हो जाएगा। फिर देखिए भू आकृतिक खंड, इसमें क्या है, वो उत्तर में हिमालय, उत्तर में फिर मैदानी प्रदेश, फिर हमारे जो है प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान, भारतीय द्वीप समूह, ये सब इसमें आएगा। फिर देखिए हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के अपवा तंत्र, ये होगी नदियां, ठीक है। फिर देखो मानसून और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, क्रियाविधि, आरंभ, विच्छेद, निवर्तन, कुछ नहीं है, ये भारत की जलवायु है। जलवायु के अंदर अपन को सारे सीजन पढ़ने पड़ेंगे। इसके अंदर आम्र वर्षा, काल बैशाखी, बारदौली, छीड़ा, ये सब यहीं पे आता है, ठीक है। फिर हो गया वनों के प्रकार, वनों के प्रकार आपको पढ़ने पड़ेंगे। आप देखो ना अपने पास वन, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, ये तो 3 प्रशासनिक वर्गीकरण हो गया। इसके अलावा अगर आप जाओ तो आप इसके अंदर वर्षा के वितरण के आधार पे वनों को पढ़ोगे, है ना। क्या पढ़ोगे इसके अंदर, आप पढ़ोगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उसके अलावा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। पतझड़ वन भी 2 प्रकार के हैं, या तो वो आर्द्र है, आर्द्र पर्णपाती है, या शुष्क पर्णपाती है। फिर हमारे पास मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति है, फिर हमारे पास पर्वतीय वन है, फिर हमारे पास मैंग्रोव वन है, ठीक है। फिर देखो मृदा का वर्गीकरण, अब वर्गीकरण भी अलग अलग रंगों के आधार पर वर्गीकरण अलग है, और उसके अलावा ICAR, है ना, इसके अलावा वर्गीकरण अलग है। फिर भारत में प्राकृतिक आपदाएं, आपदाएं अलग अलग आ जाती है, अकाल हो गई, बाढ़ हो गया, ये चक्रवात आ जाते हैं। तो क्या क्या आपदाएं हैं और उनके लिए हमारे पास क्या सिस्टम बना हुआ है, जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे पास बना हुआ है। बहुत जल्दी NDRF जो है पहुंच जाता है, कहीं पर भी ऐसा होता है। यहां तक ये जो पूरा है दोस्तों, ये कौन सा भूगोल है, ये इंडियन ज्योग्राफी है, भारत भूगोल है। इसके बाद शुरू होता है यहां से एज ए लैब असिस्टेंट आप क्या काम करोगे, वो यहां से शुरू होता है दोस्तों। यही सारी चीज है जो किसी मतलब नॉर्मल ज्योग्राफी में नहीं होती है। यहां पढ़ना पड़ेगा आपको मैप कितने प्रकार के होते हैं, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके अंदर आप आपको पता है अपने वो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आता है ना, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक डबल पॉइंटर आता है। एक तो प्रकार होता है जिसमें एक तरफ सुई होती है, एक पेंसिल होती है, एक डबल पॉइंटर आता है, दोनों जगह सुई होती है। आज तक समझ नहीं आएगा इसका उपयोग क्या है। चुबाने के काम में लिया आपने, यहां कभी टेबलों पे नाम लिखे उससे। वो मानचित्र के अंदर 2 जगहों के बीच में कितनी दूरी है, उनके बीच में एंगल कितना है, वो नापने के काम आता है। हर मानचित्र के नीचे एक पैमाना होता है, पैमाना, स्केल, समझ रहे हैं आप। तो इसका प्रयोग करके आप मानचित्र के अंदर 2 जगहों के बीच की दूरी और दिशा दोनों का अंदाजा लगा सकते हो। पहले कोई GPS थोड़ी था, इसी के भरोसे चलते थे, वो सब अपन इसमें सीखेंगे। फिर देखो अक्षांश, देशांतर और समय का निर्धारण।
अक्षांश और देशांतर का प्रयोग हम करते हैं समय के निर्धारण के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे कि स्थानीय समय क्या होता है, लोकल टाइम, या फिर मानक समय क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम। ये सब खेल किसका है, देशांतर रेखाओं का है, वो यहीं पे आएगा, यहां पढ़ेंगे अपन। फिर देखिए मानचित्रों का प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन कैसे करते, बनाते कैसे हैं, उसमें प्रमाणिक अक्षांश, बेलनाकार प्रक्षेप, किस प्रकार से अलग अलग टाइप के मैप बनते हैं ना, वो सब इसमें आएगा। फिर यह आता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो मानचित्र प्रकाशित होते हैं, भारतीय सर्वेक्षण जो है, इंडियन सर्वे मेट्रोलॉजिकल सर्वे है, वो हमारे मानचित्र बना के भेजता है। इसका सर्वे कैसे करते हैं, इनका अध्ययन कैसे करते हैं, ये सब यहां पर ही आएगा। फिर देखिए एरियल फोटोग्राफ, आपको पता है आजकल, पहले तो क्या सैटेलाइट नहीं थी तो ऊपर से वायुयान से चित्र लिए जाते थे, एरियल फोटोग्राफी है ना, और उससे क्या टॉप व्यू आता है, और उस टॉप व्यू से अब चीजें तो बहुत छोटी छोटी दिखेंगी, बट उसको रियल टाइम में मैनेज कैसे करना है और उसको क्या मापना कैसे है, वो सब इसके अंतर्गत आता है। फिर अब क्या हुआ, अब तो वायुयान वाली बात तो है नहीं, अब आ गए सैटेलाइट। अब सैटेलाइट से इमेजेस आती है ना, हमारे जो पोलर सैटेलाइट घूम रहे, ध्रुवीय उपग्रह है ना, 84 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं और फोटो ही फोटो खींचते हैं। और फिर उन फोटोज को हमारे 4 रिमोट सेंसिंग सेंटर है, उत्तर में देहरादून है, दक्षिण में ये बेंगलोर में है, पूर्व में खड़गपुर में है, पश्चिम में जोधपुर में, ये यहां पे सारी फोटोज आती हैं। फिर फोटो फिल्टर होती है, फिल्टर करके ये भेजते हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो कि हैदराबाद में। तो ये चीज कैसे काम करती है, इसके अनुसार फिर वो कैसे मैपिंग वगैरह करते हैं, ये सब इसमें आएगा। फिर देखिए मौसम के उपकरण, अब भाई मौसम के नापने के लिए कई तरह के उपकरण आते हैं, जैसे तापमापी आता है तापमान नापने के लिए, आर्द्रता नापने के लिए हाइड्रोग्राफ आता है ना, शुष्क बल आती है तापमानी, वायु दिशा सूचक, वो एक वायु किस दिशा में घूम रही है वो एक आता है तीर वाला, वर्षा मापक यंत्र जो है, ये सभी यहां पर प्रयोग करने कैसे किए जाते हैं अपन सीखेंगे। फिर मौसम के चार्ट, अलग अलग मौसम के चार्ट आते हैं, जैसे हाइड्रोग्राफी का चार्ट अलग आता है कि पानी की गहराई कहां ज्यादा है कहां कम है, उसका चार्ट अलग आता है, वायु दाब का चार्ट अलग आता है, हीट जोन का चार्ट अलग आता है, अलग अलग कलर्स से उसको दिखाते हैं। तो वो सारे चार्ट्स कैसे पढ़े जाते हैं वो अपन यहां पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है मानव भूगोल, ये तो सारा हो गया कौन सा, मैपिंग वाला, ये सारी क्या हो गई, मैपिंग, यानी कि मानचित्र अपन कैसे करेंगे वो सारा यहां पे आ गया। अब यहां से शुरू होता है दोस्तों मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें क्या होता है कि मनुष्य और भूगोल का भाई साफ साफ कनेक्शन है। मानव जिस जगह पर रहता है उस जगह का भूगोल मानव के जीवन को प्रभावित करता है। तो हम मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य का बसावट, मनुष्य की संस्कृति, वो सब इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे विश्व की जनजातियां। जनजातियों में देखो आप कौन कौन सी है, एस्किमो, बुशमैन, गोंड और भील। जैसे एस्किमो जनजाति, ये दोस्तों ध्रुवों पर निवास करती है, ठंडे प्रदेशों में, आप ग्रीनलैंड वगैरह जाइए, ठंडे प्रदेशों में एस्किमो निवास करते हैं। बुशमैन, खोई और बुशमैन, ये कालाहारी मरुस्थल की प्रजातियां हैं। भारत में आओगे तो भील और गोंड जनजातियां किस प्रकार से रहती हैं, किस प्रकार इनका आर्थिक जीवन चलता है, ये सब यहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर देखिए जनसंख्या का वितरण, ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है कि विश्व में देखो जहां मानव कहां रहेगा, जहां पर उसको रहने खाने पीने की सर्वाधिक सुविधा होगी वहीं मानव रहेगा। तो यह है जनसंख्या वितरण और उसका घनत्व। जैसे भारत कोई अभी से कोई पॉपुलेटेड नहीं है, जनसंख्या के मामले में नंबर 1 आ गए, अरे हम हमेशा से थे, 6 ऋतुएं, इतनी सारी नदियां, इतना सारा अनाज, ये और कहीं नहीं मिलेगा, सब प्रकार के खनिज, तो मानव तो यहाँ हमेशा से रहेगा। तो क्या जनसंख्या का वितरण है, घनत्व कहां पे ज्यादा क्यों है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। फिर पॉपुलेशन की वृद्धि, किसी जगह पर पॉपुलेशन अगर लगातार बढ़ रही है उसके कारण, समस्या और समाधान। उसके अलावा आपने देखा होगा जनसंख्या में देखो एज ग्रुप, जैसे 0 से 6 का ग्रुप होता है ना, बाल वर्ग उसको बोलते हैं अपन, वो कैसे करते हैं। फिर लिंगानुपात, आपको पता होगा प्रत्येक 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, 0 से 6 में भी 25, प्रत्येक 1000 बालकों पे बालिकाओं की संख्या। तो लिंगानुपात कैसे डिस्कस होता है, और ग्रामीण और नगरीय संरचना में क्या फर्क है, इसको कैसे डिसाइड करते हैं। फिर माइग्रेशन, माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पर कब कब गया, क्यों गया, इसके क्या कंसेप्ट है, इसके टाइप्स क्या है, कितनी प्रकार के माइग्रेशंस होते हैं, ये सब आएगा। फिर कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, आप देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे एक द्वीप है नॉर्थ सेंटिनल, समझ रहे आप, नॉर्थ सेंटिनल के द्वीप पर रहने वाले लोग अभी तक वो पाषाण काल में ही जी रहे हैं। भारत सरकार ने वहां जाने की पूर्णतः मनाही करी है कि वो अभी तक वही खाल पहन के घूम रहे हैं, लकड़ी के भाले फेंक रहे हैं, हम थोड़ी हैं वैसे। तो इतना विकास जो हुआ ये कैसे हुआ, ये सारा हम यहां पढ़ेंगे। फिर सेटलमेंट्स, अधिवास, आज देखिए गांव भी बसे शहर भी बसे, है ना, गांव और शहरों में बेसिक डिफरेंस है। शहरों को एक पर्टिकुलर बसावट के आधार पर बसाया गया, वहां पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है, गांव में ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है।
ड्रेनेज सिस्टम समझते हो ना, प्रॉपर एक गटर लाइन, पूरा पानी जो है शहर के बाहर निकाला जाता है। गांव में ये चीज नहीं होती है, प्लस प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, जैसे जमीन कटी हुई है, जिसको जहां ठीक लगा वहां मकान बना लिया। तो ऐसा क्यों हुआ, शहरों में ऐसा क्यों हुआ, ये सब चीजें अपन यहां पे पढ़ेंगे। फिर शहरों के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है कि सब जने प्रॉपर प्लानिंग सही रह रहे हैं। कई लोगों ने झुग्गी झोपड़ियां बस्तियां बसा ली, जिनको स्लम्स अपन बोलते हैं, कच्ची बस्ती बोलते हैं। ये कैसे हुआ, ये भी अपन इसमें पढ़ेंगे। फिर देखिए ये थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्सेप्ट है ना, आर्थिक भूगोल है। अब ये यहां से जो है ना, ये है थोड़ा सा आर्थिक भूगोल, ये भी ये पूरा ही कैसा है, आर्थिक भूगोल। अभी तक पीछे वाला क्या था, मानव भूगोल था, ये थोड़ा आर्थिक भूगोल है। आर्थिक भूगोल में देखो सबसे पहले तो क्या है, अर्थव्यवस्था के 3 बड़े क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक है ना, चतुर्थ भी हो गया आजकल, ये आईटी वगैरह जो है चतुर्थ में आता है। प्राथमिक कच्चे माल का उत्पादन करना, प्राथमिक। द्वितीयक कच्चे माल से तैयार माल बना दिया आपने, कोई उद्योग धंधा खोल दिया, द्वितीयक। सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हो आप, बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब किस में आते हैं, सेवा में आते हैं। फिर देखिए परिवहन, परिवहन में क्या हो गया, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सड़कें और रेल मार्ग आ जाएंगे इसमें। फिर जल परिवहन, जल परिवहन में क्या होता है, विश्व के देखिए आप, जैसे स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर, इसके अलावा भूमध्य सागर से स्वेज नहर होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ मार्ग जाता है। प्रशांत महासागर में आप देखिए, जापान से जो है पर्ल हार्बर और आगे फिर लॉस एंजल्स तक, कैलिफोर्निया तक वो एक जल मार्ग जाता है, बड़े इंपॉर्टेंट जल मार्ग है, वो सब इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा विश्व के प्रमुख वायु मार्ग और हवाई अड्डे, ये भी हमको पढ़ने पड़ेंगे, सब आर्थिक भूगोल में आते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भारत की भूमिका, ये भी थोड़ा इकोनॉमिक्स वाला टच है, तो इसको अपन देख लेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड, भारत के आयात और निर्यात के क्या ट्रेड है, किसका आयात ज्यादा होता है, निर्यात ज्यादा होता है, सब इसमें आएगा। फिर आधुनिक जनसंचार के उपकरण, जिसमें उपग्रह, इंटरनेट, मोबाइल, ये सारी चीजें आएंगी। पर्यावरण समस्याएं, हमारे एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, हरित गृह प्रभाव, एसिड रेन हो जाती है। जब बादलों के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो अम्ल बन जाता है, एसिड रेन हो जाता है। फिर ओजोन परत में क्षरण, है ना। वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन, जिसके जैसे 1992 का पृथ्वी सम्मेलन रियो में हुआ, रियो सम्मेलन हो गया। 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, 2002 जोहान्सबर्ग प्रोटोकॉल, ये सारे इसके अंदर करने पड़ेंगे अपन को। फिर रिसोर्सेस, ये क्या होते हैं अपने, जैसे संसाधन होते हैं ना, जल संसाधन हो गए, खनिज संसाधन हो गए, मृदा संसाधन हो गए, ये सब संसाधन है जिसका अपन उपयोग करते हैं। तो इसमें अपन देखो संसाधन में क्या हो गए, पहले देखो अजैविक, जो अजैव है, भूमि हो गई, जल हो गया, खनिज हो गया। खनिजों में भी देखो सिर्फ अपन को लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और अबरक पढ़ना है। फिर ऊर्जा संसाधन, इसमें अपन को कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत पढ़ना है। और गैर परंपरागत आणविक ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा पढ़ने। फिर देखो कृषि के प्रकार, अब आ गया है ये कृषि भूगोल टाइप का आ गया है। कृषि के प्रकार हो गए, अलग अलग टाइप्स की देखो कृषि होती है, जैसे बारानी कृषि, शुष्क कृषि, है ना, स्थानांतरित कृषि, ट्रक फार्मिंग, विस्तृत कृषि, गहन कृषि, कई सारी कृषि होती है भाई, है ना, तो वो सब इसके अंदर आएगा। फिर फसलें कौन कौन सी पढ़ के जानी, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, इसका वितरण कैसा होता है और उत्पादन कैसे होता है। फिर देखिए भारत के औद्योगिक विकास की बात आ गई है। प्रमुख उद्योगों में लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम, सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी और इंजीनियरिंग उद्योग की बात करनी है। फिर देखिए अब आगे ये है क्षेत्रीय भूगोल के बारे में आ जाता है। इसमें क्या होता है, हर रीजन की प्लानिंग अलग की गई, जैसे जो क्षेत्र जिस चीज के लिए जाना जाता है वहां पर उसकी प्लानिंग की गई, है ना। तो असंतुलन मरु विकास कार्यक्रम, जनजातीय विकास कार्यक्रम, ये सारे। फिर ये गरीबी और बेरोजगारी के कार्यक्रम, मनरेगा, है ना, कुछ नहीं है, छोटा छोटा ही है, इसमें आप टेंशन मत लो, इतने सारे टॉपिक हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मैं एक पुराना पिछले साल का पेपर कराऊंगा, आप देखना, आप उसमें से अधिकांश सवाल कर सकते हो। बाकी मैं बताऊंगा तो आप और ज्यादा एफिशिएंसी उसमें लेके आ जाओगे, इतनी चिंता की बात नहीं है। फिर देखिए इसमें पोषण विकास के कार्यक्रम, जैसे ये चलता है ना मिड डे मील वगैरह, ये इसमें आता है। ग्रामीण और डेयरी उद्योग, ठीक है। फिर सूती वस्त्र और सीमेंट के उद्योग। खनिज जो है वो हो जाएंगे संगमरमर, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन, जिप्सम और पेट्रोलियम, ठीक है। ये राजस्थान के संदर्भ में था, है ना, ये टंगस्टन वगैरह है ना, ये सब राजस्थान के संदर्भ में। प्रमुख सिंचाई परियोजना देखो चंबल, इंदिरा गांधी, माही परियोजना। उसके बाद मैप्स, कुछ नहीं है, मैप्स के क्या यूजेस हैं, थीमेटिक विषयक मानचित्र क्या होते हैं, ये आ जाएगा। आंकड़े, ये क्या होता है कि कोई भी मैपिंग होती है ना, तो अब मैप के आंकड़े, अब मैप तो हर आदमी पढ़ नहीं सकता, तो किसी आदमी को समझाना है तो कैसे समझाएं, तो उसके लिए क्या होते हैं, वो दंड आरेख, ऐसे बार वाले होते हैं, कॉलम ग्राफ, या फिर पाई चार्ट होता है, वो चार्ट कैसे बनते हैं वो इसमें आएगा। फिर ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम,
एक जगह से दूसरी जगह पर हम इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाते हैं। जैसे आज ये इंटरनेट है, हमको लगता है इंटरनेट जो है ना सैटेलाइट से चलता है, ऐसा नहीं है। हमने लाखों किलोमीटर की केबल्स महासागरों के अंदर बिछाई है, तब हमारा इंटरनेट काम करता है। तो दोस्तों कुल मिला के यहां पर आप देखें तो ये 66 के करीबन हमारे पास टॉपिक लिखे हुए हैं टोटल। अब इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक करूं तो मैं करीबन 90 से 100 के करीबन टॉपिक हो जाएंगे। इतना बड़ा सिलेबस देख के घबराना नहीं है। एग्जाम में जब भी बहुत लंबा चौड़ा सवाल आता है ना, आधे पेज तक तो सवाल ही लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसका आंसर बहुत आसान होगा। पेशेंस चेक करते हैं आपका कि बच्चे में पेशेंस है कि नहीं, धैर्य है कि नहीं। अगर धैर्य के साथ काम किया जाए तो ये नौकरी आपसे ज्यादा दूर नहीं। इसके लिए दोस्तों हम आपके लिए एक विशेष बैच लेके आ रहे हैं जिसका नाम है विजय बैच। ये कंप्लीट ज्योग्राफी का जो बी पार्ट है वो मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, है ना। ये विजय बैच आपको ज्वाइन करना है तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहीं पर आपको मेरी सारी क्लासेस मिलेंगी, है ना। वैसे रूबरू होने के लिए मैं आपके पास यूट्यूब पर आता रहूंगा, परंतु हमारे बैच की प्रॉपर क्लासेस आपको लेने के लिए ऐप के ऊपर ही आना पड़ेगा, वहीं से हम पढ़ाएंगे। प्लस अभी एक ऑफर है, अगर आप अभी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 1499 के अंदर ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के साथ आपको वो राजस्थान जीके वाला जो मटेरियल है वो प्रिंटेड फॉर्म में, बुक्स के फॉर्म में आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये अभी हमारा ऑफर है ना। ऑफर है, पहले पहले निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर आप अभी ज्वाइन करें तो ये नौकरी आपसे ज्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों जो लोग भी इंटरेस्टेड है, पहले अपनी क्वालिफिकेशन चेक करिए। 11वीं 12वीं में जब आर्ट्स का सब्जेक्ट आपने लिया है, क्या आपके सब्जेक्ट में भूगोल सब्जेक्ट था क्या? अगर था तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, दिन दूर नहीं है कि आप इस नौकरी पे चढ़ जाओगे। पक्की बात है, सरकारी नौकरी वाले हो जाओगे। तो दोस्तों इसी के साथ अभी मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।